हेलो एवरीवन, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक की सारी पोएम्स के फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे 1 मार्क या फिर 3 मार्क का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि पोएम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी पोएम्स में क्या क्या फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं। सबसे पहले आती है डस्ट ऑफ स्नो। इसकी राइम स्कीम ए बी यानी कि ऑल्टरनेट लाइंस के लास्ट वर्ड्स राइम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रो, स्नो, मी, ट्री, ये राइम कर रहे हैं। हार्ट एंड पार्ट राइम कर रहे हैं। मूड एंड र्यूड राइम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एंजैबमेंट। एंजैबमेंट क्या होता है? जब एक ही सेंटेंस एक लाइन से नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होता है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन। तो अगर आप इस पोएम को पढ़ें तो पूरी पोएम इंजैब्ड है। पूरी पोएम में लाइंस के एंड पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, एक ही सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है। फिर इसमें अलिट्रेशन भी यूज हुई है। सेव्ड, सम, दोनों वर्ड स साउंड से शुरू हो रहे हैं। ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसे हम अलिट्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाता है उसमें राइम या फिर म्यूजिकल इफेक्ट डालने के लिए, जैसे कि shook down on me the dust of snow। वैसे क्या होना चाहिए था? shook the dust of snow down on me। तो यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज किया गया है, उसमें राइम यानी कि म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। फिर इसमें एजोनेंस भी यूज हुई है। एजोनेंस इज द प्रोमिनेंस ऑफ अ वावल साउंड इन अ लाइन। shook डाउन ऑन मी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ओ साउंड कितना प्रोमिनेंट है। ऐसे अगर आपको किसी भी लाइन में कोई भी वावल साउंड बहुत प्रोमिनेंट लगे उसे हम एसोनेंस कहते हैं। नेक्स्ट पोएम है पोएम नंबर 2, फायर एंड आइस। इसकी राइम स्कीम ए बी ए। तो हम देखते हैं राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं। फायर एंड डिजायर एंड फायर अगेन। फायर, डिजायर, फायर, ये तीनों राइम कर रहे हैं तो इनको हमने ए लिख दिया और बी है आइस। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एंजा में ट्वाइस आइस सफाइस, ये राइम कर रहे हैं और हेट और ग्रेट राइम कर रहे हैं, तो ए बी ए। फिर इसमें एलिट्रेशन भी यूज हुआ है। सम से, दोनों वर्ड स साउंड से शुरू हो रहे हैं। फेवर, फायर, दोनों वर्ड्स फ साउंड से शुरू हो रहे हैं। नेक्स्ट डिवाइस इज एनाफोरा। एनाफोरा का क्या मतलब होता है? जब दो कंसेक्यूटिव लाइंस सेम वर्ड से शुरू होती हैं, जैसे कि इसमें पहली दो लाइंस सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, तो दोनों लाइंस सम से शुरू हो रही हैं, दिस इज एनाफोरा। फिर इसमें सिंबॉलिज्म यूज हुआ है। फायर और आइस ये सिंबल्स हैं। फायर इज द सिंबल ऑफ डिजायर्स एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, तो इस पोएम में हम कहेंगे सिंबॉलिज्म यूज हुआ है। फिर इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, एजोनेंस। ये इस लाइन में देख सकते हैं ओ साउंड कितना प्रोमिनेंट है। होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, सो यहाँ पे ओ साउंड प्रोमिनेंट है, दिस इज एजोनेंस। और फिर ये पोएम भी इंजैब्ड है, इसमें भी इंजैबमेंट देखने को मिलती है। काफ़ी सारी लाइंस है जिनके एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है और एक ही सेंटेंस कंटिन्यू होता है नेक्स्ट लाइन में, सो दैट इज द डिवाइस ऑफ इंजैबमेंट। अब हम देखते हैं पोएम नंबर 3, अ टाइगर इन द जू। इसकी राइम स्कीम है ए बी सी बी। हमारे वर्ड्स हैं स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज। तो इसमें आप देख सकते हैं ना सेकंड और जो फोर्थ वर्ड है केज और रेज वो राइम कर रहे हैं। स्ट्राइप्स और क्वाइट में कोई राइम नहीं है, इसलिए ए बी सी बी। इसी तरह सेम राइम स्कीम पूरे पोएम में चलती है। फिर इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है जब उसे ही कहा जाता है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इन हिज क्वाइट रेज। तो ये जो प्रोनाउंस यूज हुए हैं टाइगर के लिए, ही, हिज, इनसे उसे पर्सोनिफाई किया गया है। फिर इसमें मेटाफर भी यूज हुआ है। पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट क्या है? इसके पंजे हैं, टाइगर के पंजे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब वो चलता है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं होती, तो उसके पैरों की सॉफ्टनेस को वेलवेट की सॉफ्टनेस के साथ कंपेयर किया जा रहा है और वो इतने चुपचाप चलता है जैसे कि वेलवेट फैब्रिक होता है। फिर इसमें ऑक्सीमोरॉन यूज हुआ है, क्वाइट, रेज। अब हम देख सकते हैं ना एक ऑपोजिट से कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्रेशंस यूज हुए हैं साथ साथ। रेज यानी कि गुस्सा और साथ में क्वाइट। गुस्सा कभी भी क्वाइट नहीं होता, वो वायलेंट होता है, उसमें बहुत शोर होता है, नॉइज होता है। तो जब वो कहते हैं क्वाइट रेज, ये एक ऑक्सीमोरॉन है, कॉन्ट्राडिक्टिंग टर्म्स यूज हुई हैं। फिर इसमें एलिट्रेशन भी यूज हुआ है।
प्लम डियर पास, प साउंड इन दोनों के स्टार्टिंग में आ रहा है, बिहाइंड बार्स ब साउंड आ रहा है, ही हियर्स ह साउंड आ रहा है। फिर इसमें एसोनेंस भी यूज हुआ है। ये जो लाइन है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इसमें आई साउंड बहुत प्रोमिनेंट है। इसी तरह कॉन्सोनेंस कौन सा डिवाइस होता है, जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड बहुत प्रोमिनेंट होता है किसी लाइन में तो हम कहेंगे कॉन्सोनेंस यूज हुआ है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इस लाइन में स साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, इसे हम कॉन्सोनेंस कहेंगे। फिर देखते हैं इसमें इमेजरी भी यूज हुई है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो यहाँ पर हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक टाइगर है, उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही प्रोमिनेंट ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स है और वो चल रहा है। लर्किंग इन द शैडो मीन्स वो परछाई में छुपा हुआ है। ऑनमाटपिया, दिस इज द डिवाइस ऑफ यूज ऑफ साउंड वर्ड्स। जब वो कहते हैं स्नार्लिंग, दिस इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द टाइगर, सो ये वर्ड इज द यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच ऑनमाटपिया। फिर इस पोएम में भी इंजैबमेंट यूज हुआ है कई जगहों पर। एक ही सेंटेंस दो लाइंस में कंटिन्यू होता है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन। फॉर एग्जांपल, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। तो ये दो लाइंस है और ये इंजैब्ड है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोएम पर, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसकी राइम स्कीम है ABABCC, यही राइम स्कीम पूरी पोएम में चलती है। फिर इस पोएम में एलिट्रेशन भी यूज हुआ है। रोमिंग राउंड, दोनों वर्ड्स र साउंड से शुरू हो रहे हैं। ही हैज, दोनों वर्ड्स ह साउंड से शुरू हो रहे हैं। फिर इसमें इंजैबमेंट भी यूज हुआ है। अगर हम इस पोएम को पढ़ें, पहली लाइन है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, तो इन दो लाइंस में इंजैबमेंट है। पहली लाइन के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है और एक ही सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो रहा है। इसी तरह आपको और जगहों पर भी इंजैबमेंट देखने को मिल जाएगी। फिर इसमें ऑक्सीमोरॉन भी यूज हुआ है, नोबल वाइल्ड बीस्ट। अब देखिए यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्टिंग टर्म्स यूज हुई हैं। नोबल मीन्स अ वेरी जेंटल थिंग एंड वाइल्ड मीन्स वाइल्ड, वेरी जंगली टाइप ऑफ अ थिंग। सो नोबल एडजेक्टिव वाइल्ड के साथ जो यूज हुआ है, दिस इज ऑक्सीमोरॉन। कॉन्ट्राडिक्टिंग टर्म्स जब यूज होती हैं। इन्वर्जन भी यूज हुई है, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड। अगेन इन्वर्जन यूज की है पोएट ने म्यूजिकल इफेक्ट यानी कि राइम क्रिएट करने के लिए। अदरवाइज ये सेंटेंस होना चाहिए था हुज हाइड इज पेपर्ड विद स्पॉट्स, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, यहाँ पर भी इन्वर्जन यूज हुआ है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है। उसके बाद इस पोएम में रेपिटेशन भी यूज हुई है, लेप एंड लेप, वेरी वेरी हार्ड। यहाँ पे देखिए लेप को रिपीट किया गया है कहने के लिए कि लेपर्ड बार बार अटैक करेगा, और वेरी वेरी हार्ड यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड, वो उसकी हार्डनेस पर एम्फसाइज करना चाहते हैं। फिर आती है हमारी नेक्स्ट पोएम, द बॉल पोएम। ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। फिर इस पोएम में भी एलिट्रेशन यूज हुआ है, बाइज अ बॉल बैक, ब साउंड इन सभी वर्ड्स के स्टार्टिंग में आ रहा है, मैन मस्ट, म साउंड आ रहा है। कॉन्सोनेंस भी यूज हुआ है, her sound is very prominent, who has lost his ball, rigid trembling staring down, यहाँ पर र साउंड की कॉन्सोनेंस है। फिर इसमें एसोनेंस भी यूज हुई है, he is learning well behind his desperate eyes, इसमें ई और आई दोनों साउंड्स बहुत प्रोमिनेंट है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, इस पूरे सेंटेंस में ओ साउंड का एसोनेंस यूज हुआ है। नेक्स्ट डिवाइस जो इसमें यूज हुआ है वो है इंजैबमेंट। तो अगर हम इस पोएम में देखें, व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। सो एक ही सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो रहा है और सेंटेंस के एंड में, लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इंजैबमेंट है इस पोएम में। मेटाफर भी यूज हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेटाफर। ये जो बॉल है जिसकी बात हो रही है इस पोएम में, ये एक मेटाफर है बिकॉज इट इज compared to the situations and opportunities in life। जब वो कहते हैं कि बच्चे की बॉल गुम गई, वो पानी में चली गई और वो उस लॉस को सह नहीं पा रहा, एक्चुअली वो उसे हमारी ज़िंदगी की अलग अलग सिचुएशंस के साथ कंपेयर करें कि इसी तरह बहुत सारी सिचुएशंस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी हमें लॉस करना पड़ता है, वो हमसे दूर हो जाती हैं और उसे कैसे बियर करना है वो हम धीरे धीरे सीखते हैं। फिर इस पोएम में एनाफोरा भी यूज़ हुआ है। ये जो लाइन है व्हाट इज द बॉय नाउ और नेक्स्ट लाइन है व्हाट इज ही टू डू, तो ये दोनों लाइंस में एनाफोरा यूज हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट लाइन मेरिली से शुरू हो रही है, मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, और फिर नेक्स्ट लाइन है मेरिली ओवर
देयर इट इज इन द वाटर। सो यहाँ पर भी एनाफोरा यूज हो रहा है। फिर इस पोएम में ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है, जब वो कहते हैं उसकी डेस्परेट आईज। तो यहाँ पर आईज डेस्परेट नहीं है, वो बॉय डेस्परेट है। तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव यूज हुआ है डेस्परेट, ये आईज के लिए नहीं है लेकिन उस लड़के के लिए है जो कि डेस्परेट है। सो दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब चलते हैं नेक्स्ट पोएम पर, अमेंडा। अमेंडा पोएम की राइम स्कीम है ए बी ए सी सी सी। अगर हम एक स्टैंजा देखें, अमेंडा वर्ड रिपीट हो रहा है, सो ए, उसके बाद स्ट्रेट आता है बी और फिर अमेंडा ए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा है सी मी ब्लिसफुली, तीनों राइम कर रहे हैं, सो हमने उसे सी लिख दिया। फिर इस पोएम में एनाफोरा भी यूज हुआ है, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच। तो दोनों सेंटेंसेस डोंट से शुरू हो रहे हैं, दिस इज एनाफोरा। इसी तरह नेक्स्ट स्टैंजा है डिड यू फिनिश योर होमवर्क, डिड यू टाइडी योर रूम, डिड यू से शुरू हो रही हैं दो लाइंस, वो भी एनाफोरा है। फिर इस पोएम में कॉन्सोनेंट्स भी यूज हुआ है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। यहाँ पर स साउंड बहुत प्रोमिनेंट है इस लाइन में, दिस इज कॉन्सोनेंट्स। मेटाफर भी यूज हुआ है, साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट। तो यहाँ पर साइलेंस को गोल्डन कहा गया है, ये कहा गया है कि साइलेंस एक बहुत ही प्रेशियस चीज है जैसे कि गोल्ड होता है, इसलिए साइलेंस को गोल्डन कहा गया है। और इसी तरह फ्रीडम, आजादी बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए उसे स्वीट कहा गया है। नेक्स्ट इस पोएम में एल्यूजन यूज हुई है। एल्यूजन इज अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें आप किसी फेमस पर्सनालिटी को, किसी फेमस जगह को या इवेंट को डिस्कस करते हैं। इस पोएम में रेपुंजल और मरमेड, ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं, सो दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ एल्यूजन। फिर इसमें एलिट्रेशन भी यूज हुआ है, टावर इज ट्रैंक्विल, यहाँ पे ट साउंड रिपीट हो रहा है इन दोनों वर्ड्स की स्टार्टिंग में। फिर नेक्स्ट पोएम है ट्रीज। द ट्रीज पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। मेटाफर यूज हुआ है, ट्रीज आर कंपेयर्ड टू विमेन, तो ये ट्रीज इज अ मेटाफर फॉर विमेन। फिर इस पोएम में एनाफोरा भी यूज हुआ है, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन द शैडो। सो दो कंसेक्यूटिव लाइंस एक ही वर्ड से शुरू हो रही हैं। फिर इसमें सिमिली यूज हुई है। सिमिली का पहला इंस्टेंस है long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients half dazed moving to the clinic doors। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ट्री की ब्रांचेस को पेशेंट्स के साथ कंपेयर किया है। वो पेशेंट्स जो कि अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं और वो आधे नशे से में हैं अपनी दवाई के, और धीरे धीरे अपने क्लिनिक के दरवाजे तक जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये जो पेड़ों की टहनियाँ हैं ये भी उस छत के नीचे इसी तरह से धीरे धीरे मूव कर रही हैं। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन्स स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। तो वो क्या कह रहे हैं कि लीव्स और लिचन्स की जो स्मेल है वो एक आवाज की तरह कमरों तक आ रही है। और नेक्स्ट सिमिली है द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो चांद है वो भी एक मिरर की तरह टूटा हुआ है। और वो कहते हैं कि चांद के आगे ओक का पेड़ है, तो ओक के पेड़ की जो टहनियां हैं वो चांद को तोड़ रही हैं, क्योंकि हम पूरा चांद एक पीस में नहीं देख सकते, उसमें बीच में टहनियां आ रही हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे वो कोई टूटा हुआ मिरर है। नेक्स्ट इसमें जो डिवाइस यूज हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन। सन को पर्सोनिफाई किया गया जब वो कहती है नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। फिर इसमें एलिट्रेशन भी यूज हुई है, फॉरेस्ट फ्रॉम, दोनों वर्ड्स फर्स्ट साउंड से शुरू हो रहे हैं, स्काई स्टिल स, लीव्स एंड लिचन्स ल, लॉन्ग लेटर्स ल। फिर इस पोएम में भी इंजैबमेंट देखने को मिलती है, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। So the same sentence is continuing into the next line and there is no punctuation mark at the end of the line. Now we move to the next poem, Fog. Fog poem free verse में लिखी गई है, इसमें कोई rhyme scheme नहीं है। फिर इसमें personification की गई है, fog को personify किया गया है जब वो कहती हैं the fog comes. Next is metaphor, cat fee is a metaphor। तो यहाँ पर फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया गया है और ये कहा गया कि जिस तरह से बिल्ली चुपके चुपके से आती है इसी तरह से फॉग भी आती है। हमारी नेक्स्ट पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसकी राइम स्कीम है ए बी बी। हाउस एंड माउस आर राइमिंग, वैगन एंड ड्रैगन आर राइमिंग, उसी तरह इंक ब्लिंक राइम कर रहे हैं, मस्टर्ड कस्टर्ड राइम कर रहे हैं एंड सो ऑन।
देन इसमें रेपिटेशन बहुत जगहों पर यूज हुई है, कई जगहों पर कई वर्ड्स रिपीट हुए हैं, कई जगहों पर पूरी लाइंस और पूरे स्टैंजास भी रिपीट हुए हैं, क्योंकि पोएट उन पर एम्फेसिस डालना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें रिपीट करते हैं। फिर इस पोएम में सिमिली भी बहुत जगह यूज हुई है, शार्प एज मस्टर्ड। तो यहाँ पे कहा गया है लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, मीन्स वो मस्टर्ड के जितना ही तेज था। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, तो ये जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसका मुंह एक फायर प्लेस के जैसा था। बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बिलिंडा इतनी बहादुर थी जितने के काफी सारे भालू होते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड इतना बहादुर था जितना गुस्से से भरा एक टाइगर होता है। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, तो वो ऐसे स्नॉट कर रहा था जैसे एक इंजन स्नॉट करता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, तो कस्टर्ड ने अपनी टेल को इस तरह से हिट किया जैसे कि कोई डंजन में यानी कि तहखाने में आयरन को हिट करता है। He went at the pirate like a robin at a worm, तो उसने इस तरह से पायरेट को अटैक किया जैसे रॉबिन बर्ड एक वॉर्म को अटैक करती है। एल्यूजन यूज हुई है, Percival is the reference to a historical character, so this is allusion. Onomatopoeia is the use of sound words, weak, clatter, clank, squirm, ooh, meow, ये सभी sound words हैं। फिर इस पोएम में alliteration भी यूज हुआ है, she shook, sh sound is repeating in these words, custard cried, k sound, bed was black, b sound। इमेजरी भी यूज हुई है, जो पायरेट का इंसिडेंट है जब वो कहते हैं कि पायरेट क्लाइंब करके खिड़की में आया और उसके दोनों पॉकेट्स में एक में चाकू था एक में बंदूक थी, तो उसमें हम इस इमेज को इमेजिन कर सकते हैं, सीन को इमेजिन कर सकते हैं। फिर इसमें एंटीथीसिस भी यूज हुआ है। एंटीथीसिस इज द यूज ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स। जब पोएट कहते हैं पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, सो लेफ्ट एंड राइट आर ऑपोजिट वर्ड, सो दिस इज एंटीथीसिस। फिर इसमें पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुई है, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, तो ये हिम कौन है, कस्टर्ड द ड्रैगन, तो इसे पर्सोनिफाई किया गया है। इसमें एजोनेंस भी यूज हुई है, बहुत जगह पर आपको वोवल साउंड्स की प्रोमिनेंस मिलेगी लाइंस में, और इसमें कॉन्सोनेंस भी यूज हुई है, कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, इसमें सी साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, क साउंड। इसी तरह आपको और बहुत सारे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे कॉन्सोनेंट्स के। नेक्स्ट पोएम है फॉर एंड ग्रेगरी। इस पोएम की राइम स्कीम है ABCBDB। तो इस पोएम में लाइन 2, 4 और 6 के वर्ड्स राइम करें, डिस्पेयर, एयर, हेयर। नेक्स्ट इसमें एलिट्रेशन यूज हुआ है, सेट, सच, स साउंड, योर, येलो, य साउंड, मे, मी, माई सेल्फ, म साउंड। फिर इस पोएम में मेटाफर भी यूज हुआ है, हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। रैम्पार्ट क्या होता है, बहुत ही ऊंची दीवार, यहाँ पर उसके बालों को इस ऊंची दीवार के साथ कंपेयर किया जा रहा है। जब वो कहते हैं हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, वो कहते हैं कि तुम्हारे बाल जो कि बहुत ही लंबे लंबे हैं, रैम्पार्ट के जैसे हैं, वो तुम्हारे कान के ऊपर आ रहे हैं। फिर इस पोएम में कॉन्सोनेंट्स यूज हुई है, पूरे पोएम में र साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, इसे हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। एनाफोरा भी यूज हुआ है, हमारी 2 कंसेक्यूटिव लाइंस दैट से शुरू हो रही हैं, that he had found a text to prove that only God my dear, so both the lines are starting with the same word। फिर इस पोएम में भी इंजैबमेंट है, the entire poem is highly enjabbed, काफी सारी लाइंस हैं जो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो रही है विदाउट द पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ अ लाइन। इस पोएम में रेपिटेशन भी यूज हुई है, जो लास्ट 2 लाइंस हैं तीनों स्टैंजाज में वो रिपीट हो रही हैं, सिर्फ उसमें प्रोनाउंस चेंज हो रहा है, लेकिन जो मैसेज है पोएट का वो सेम है और वो उस पर जोर डालना चाहते हैं, इसलिए वो उसे रिपीट कर रहे हैं। वो कहते हैं दैट नो वन विल लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन बट फॉर योर येलो हेयर। सो इसके साथ हमने आज क्लास 10th की इंग्लिश की सभी पोएम्स जो आपके सिलेबस में हैं उनके फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर लिए, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, किस तरह से उसे यूज किया जाता है पोएट्री में। इसके अलावा हमारे पास क्लास 10th के सारे लेसन्स के एक्सप्लेनेशन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, MCQs, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का कंटेंट है, और उसके लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इंग्लिश के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इंग्लिश की तैयारी शुरू नहीं की है, वी हैव अनदर वीडियो ऑफ अ शेड्यूल for 45 days where you can prepare for your English exam by spending 1 or 2 hours every day for English. With this, we come to an end of today's video. Thank you.